Hello everyone, welcome to Manu Law classes in the session of weekly current affair revision with the help of MCQs. मेरा नाम है नरेश शर्मा and I am going to discuss with you the current affairs of the week with the help of MCQs. So सबसे पहले चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे और इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड क्या है, हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बिकॉज रिसेंटली बांग्लादेश और इंडिया उन दोनों के जो रिलेशंस है उसमें काफी सारा डाउनफॉल आया है जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरी। तो अभी जो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के जो एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस बार बार ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो, और वहाँ की आर्मी के कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स वगैरह ने भी ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जैसे कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, सेवन सिस्टर्स जो है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ये वाला रीजन की जब हम बात करते हैं तो वो इस रीजन को ऐसे शो करते हैं कि आने वाले टाइम में बांग्लादेश शायद उसको कंट्रोल में ले ले अपने में, या चाइना उस पर कुछ अपना क्लेम और ज्यादा कर दे, उसको कंट्रोल में ले ले, या बांग्लादेश और चाइना मिलकर के उसको ब्लॉक कर दे और अपने कंट्रोल में ले ले। तो उसी की रिगार्डिंग में बांग्लादेश के बॉर्डर वाला रीजन जो जितना भी है उसको लेकर के क्वेश्चंस तो बनते हैं। सो ये कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, इनको हम देख लेते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सो आपको ये बेसिक क्वेश्चंस एटलीस्ट पता हो। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। तो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसकी लेंथ है अराउंड 4096 किलोमीटर। कहीं पे थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे मिलेगी लेकिन 4000 से अब है, कहीं पर आपको ये 53 भी मिल जाएगी। ठीक है, वो कुछ डिस्प्यूट वगैरह की वजह से ऐसा होता है। इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर जो है उसके रिगार्डिंग में एक ग्लोबल लेवल का क्वेश्चन भी बनता है कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इज एट विच नंबर द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड के सारे कंट्रीज की बॉर्डर्स की बात करें तो बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है वो वर्ल्ड में 5th नंबर पे आता है बड़े बॉर्डर्स में। जैसे लार्जेस्ट बॉर्डर कौन कौन से दो कंट्रीज हैं जो आपस में शेयर करते हैं, इस एंगल से अगर हम देखें तो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो 5th रैंक पर आता है। अब देखो बॉर्डर वाला जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और आते हैं, उन क्वेश्चंस को भी यहीं पे हम देख लेते हैं और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे वर्ल्ड के लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर की अगर हम बात करें, लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर इट मींस लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर की अगर हम बात करें तो कनाडा और यूएसए, इन दोनों का जो बॉर्डर है वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ा है। ठीक है, किस किस के बीच में है ये, कनाडा और यूएसए के बीच में, जो कि अराउंड 8893 किलोमीटर का है। तो ये काफी बड़ा बॉर्डर हो जाता है। अब सेकंड नंबर पर जो आता है, ये तो भाई फर्स्ट नंबर पे हो गया, सेकंड नंबर पे आता है कजाकिस्तान और रसिया का बॉर्डर। आपको पता होना चाहिए कि कजाकिस्तान भी कभी रसिया का पार्ट हुआ करता था जब रसिया का नाम हुआ करता था यूएसएसआर, जब रसिया जो है डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था। तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर है रसिया और कजाकिस्तान के बीच वाला जो बॉर्डर है। फिर थर्ड नंबर पे आता है अर्जेंटीना और चिले का बॉर्डर, जो कि आपको पता होना चाहिए कि अर्जेंटीना और चिले साउथ अमेरिका के कंट्रीज हैं। ठीक है, फिर नंबर पे आता है हमारा, फोर्थ नंबर पे हमारा आ जाता है इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर, जो कि फिफ्थ नंबर पे आ जाता है ये फिफ्थ लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर इन दी वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे। ठीक है, बाकी बीच में हमने फोर्थ को छोड़ दिया है, उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। मेन हमको देखने थे, देखो जो आपको लर्न करके रखने हैं, जो आपको आइडिया में हो कि फर्स्ट लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसका है और सेकंड किसका है, और एक अपना इंडिया और बांग्लादेश का जो कि फोर्थ रैंक पर आता है। बाकी सबको लर्न करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर फिफ्थ नंबर पर आता है वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन स्टेट या स्टेट्स शेयर बाउंड्रीज विद बांग्लादेश। इंडिया के जो स्टेट्स हैं
उनमें कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। कई बार ये क्वेश्चन इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को लेकर के आ जाता है। कई बार ये सेम क्वेश्चन इंडिया और नेपाल के साथ के बॉर्डर्स में रिपीट होता है। कई बार ये क्वेश्चन चाइना के साथ रिपीट होता है, कई बार ये भूटान के साथ में रिपीट होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ में इंडिया के स्टेट्स के जो बॉर्डर हैं उनके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इसको भी हम मैप पे भी देखेंगे जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया और क्लियर हो जाए। तो देखो, जो वेस्ट बंगाल है, मेघालय है ना, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, ये तीनों के तीनों बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, अभी यहाँ से मैं आपको जो मैप दिखाऊंगा तो जो अदर स्टेट्स हैं इंडिया के जो बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर बनाते हैं वो भी आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम तो देख लेते हैं कि ये जो बॉर्डर है यहाँ, ये आप ये देखोगे ये वाला, ठीक है, ये बॉर्डर आपका शेयर हो रहा है वेस्ट बंगाल के साथ में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया का कौन सा स्टेट है जो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, तो आपका है वेस्ट बंगाल। इधर आपका असम भी शेयर करता है बॉर्डर। ठीक है, इधर हमारा जो मेघालय है ये भी बॉर्डर शेयर करता है। तो स्टेट नंबर 1 हो गया बांग्लादेश, हो गया सॉरी वेस्ट बंगाल। फिर हमारे पास में जो है असम भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, मेघालय भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, और आपका त्रिपुरा भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, और हमारा जो मिजोरम है वो भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो ऊपर हमने ओनली 3 स्टेट देखे थे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो ये भी असम का ही पार्ट है। ठीक है, तो 1 2 असम, 3 आपका मेघालय, 4 आपका त्रिपुरा और 5th आपका मिजोरम। तो ये 5 स्टेट्स हैं जो कि बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। अब ये जो दूर के स्टेट्स हैं, देखो ये वाला नागालैंड, मणिपुर, ऊपर आपका अरुणाचल प्रदेश, ये वेस्ट बंगाल से बहुत दूर चले गए, ये बॉर्डर शेयर नहीं करते। कई बार यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन वो बना देता है ज्योग्राफी में बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो कि म्यांमार के साथ में हमारे कौन कौन से बॉर्डर टच करते हैं इंडिया के स्टेट्स के साथ में। तो इंडिया के स्टेट्स में म्यांमार का बॉर्डर आपका अरुणाचल प्रदेश का हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, और इधर आपका मिजोरम हो गया। ये हमारे म्यांमार के साथ में बॉर्डर बनाते हैं। बाकी के इधर वाले स्टेट काफी दूर हो गए, ये नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या करना, एक दो बार पॉज करके या रिपीट करके देख लेना, और खुद से एक बार अगर आपके पास में एटलस है तो उसमें इसको जरूर देख लेना। और केवल बांग्लादेश के साथ में ही नहीं, नेपाल के साथ में, भूटान के साथ में, चाइना के साथ में, म्यांमार के साथ में और पाकिस्तान के साथ में, उन सबको एक बार आप मैप में खोल करके देख लेना। फिर क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4, विच इंडियन स्टेट शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अभी जस्ट हमने देखा था मैप पे कि वो है हमारा वेस्ट बंगाल, और यही सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, द लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ में? बांग्लादेश में, बांग्लादेश के साथ। एक बड़ा फेमस सा इस समय पर स्टेटमेंट चल रहा है जिसको लेकर सारे झगड़े की जड़ वही है, या मैं कहूँ कि चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो या बांग्लादेश हो, इन सब की नजर जिस पॉइंट पर है वो है आपका, एक सेकेंड, और वो है आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ही एक्चुअली में हम चिकन नेक कॉरिडोर भी कहते हैं। चिकन नेक कॉरिडोर मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस सेशंस में। चिकन नेक कॉरिडोर कौन सा है कि जो बांग्लादेश, और इधर आपका बांग्लादेश हो गया, इधर हमारे जो अदर स्टेट्स हैं उनके बीच में ये थोड़ा सा जो रीजन इंडिया का है, इसी को चिकन नेक कॉरिडोर यहाँ पर बोलते हैं। तो इसी को सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं और चिकन नेक कॉरिडोर बोलते हैं। इसी पर नजर रहती है बांग्लादेश की और पाकिस्तान की, जो कि बांग्लादेश के साथ मिलकर के ऐसा कुछ करना चाहता है, प्लस चाइना जो ये चाहते हैं कि इंडिया के इस रीजन को हम इंडिया से कट कर दें। ऐसे ही एक व्यक्ति था शारजील इमाम, ठीक है, उसने भी ऐसा ही कुछ स्पीचेस वगैरह दिए थे, तो उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वगैरह लगाया गया। उसका प्लान था कि उस पूरे रीजन पर कंट्रोल करके इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट को इंडिया से कट कर दिया जाए कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकन नेक कॉरिडोर इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो इंडिया के कौन से स्टेट में आता है ये कंप्लीटली, है ना? ये आता है आपके वेस्ट बंगाल में, है ना?
आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है ऐसे करके बांग्लादेश के साथ में यूं टच होता है। ठीक है, तो ये वाला बांग्लादेश आपका हो गया, ऊपर आपका हमारा सिक्किम हो गया, यहाँ फिर आपका असम हो गया, ऊपर अरुणाचल प्रदेश। तो ये वाला जो सारा का सारा रीजन है ये आता है किसमें, वेस्ट बंगाल में। तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कॉरिडोर पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर है एक, उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण को क्या किया है, यूनियन मिनिस्टर नाम और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण मीन्स स्वच्छता सर्वेक्षण रूरल का इनॉग्रेशन किया, उसको स्टार्ट किया है। ठीक है, अब आपको उसमें ये बताना है कि ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण रूरल है ये कौन सी नोडल मिनिस्ट्री इसको करवाती है। आप जानते होंगे कि स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है, सैनिटेशन का सर्वे होता है ऑल ओवर इंडिया, और इंडिया में सबसे बड़ा सर्वे होता है ये चेक करते हैं कि भाई कहाँ पर सैनिटेशन वगैरह अच्छी है कि नहीं है। ठीक है, तो उसमें अगर हम बात करें तो इसके लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेंगे जो सिंपल ये पूछते हैं कि नोडल मिनिस्ट्री के कौन है, इसकी मीन्स कौन सी मिनिस्ट्री इसको हैंडल कर रही है, करवा रही है। तो इसके लिए मिनिस्ट्री आपको मिलेगी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, ये ध्यान रखना, फैमिली हेल्थ वेलफेयर होम अफेयर रूरल डेवलपमेंट ये नहीं है, एक्चुअल में इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, इस मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है ये डिपार्टमेंट, और वही इस सर्वेक्षण को कराते हैं। यहाँ से कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आ चुका है, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 10 इयर्स होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर इस स्कीम को। तो ये जब फर्स्ट टाइम जब लॉन्च हुआ था तो उस समय ईयर था आपका 2016 जब इसका सर्वे स्टार्ट हुआ था। इससे पहले ऐसा कोई इंडिया में सर्वे ही नहीं होता था। तो इसमें क्या होता है, अब जो स्टेट्स हैं, ठीक है, रूरल एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी रैंकिंग आती है कि भाई कौन स्टेट अच्छे से काम कर रहा है, कौन ऐसा स्टेट है या उसका डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत अच्छे से रूरल एरिया के सैनिटेशन पे वर्क कर रहा है, तो उसमें रैंकिंग आती है। ठीक है, तो अभी आने वाले टाइम में इसकी रैंकिंग भी आएगी जब डेटा आ जाएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड ग्लोबल एनुअल टू डेकेडल क्लाइमेट अपडेट, क्या है रिपोर्ट का नाम, ग्लोबल एनुअल टू डेकेडल क्लाइमेट अपडेट 2025-29। इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है, बात किसकी हो रही है, ग्लोबल एनुअल टू डेकेडल क्लाइमेट अपडेट, क्लाइमेट के रिगार्डिंग में किसने अपडेट किया है। तो देखो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन तो है ये, क्योंकि काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ये कि भाई इसको वर्ल्ड बैंक ने किया होगा, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया होगा, UNFCCC ने किया होगा, या यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट फंड। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। इसको रिपोर्ट को लेकर के आया है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है जिसमें 25 से 29 तक का एक आइडिया उसने लगाया है कि आने वाले टाइम में क्लाइमेट वगैरह को लेकर के नेक्स्ट 10 इयर्स में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग में और ले लेते हैं, इतनी मीन्स उसकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आने वाले टाइम में इस पर बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगे। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहीं और नहीं बल्कि आपका जिनेवा में है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको याद रख लेना है, कहाँ पे है, जिनेवा में है। और वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है काफी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड में, मेटेरोलॉजी मौसम वेदर वगैरह जो है क्लाइमेट उसकी स्टडीज के लिए, है ना। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1950 में, और आई थिंक 23 मार्च के आसपास में एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन है आपका, जिनेवा तो आपको पता ही होगा स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन है एक काफी इंपॉर्टेंट है, ये उन लोगों के लिए जो मोबाइल में रील देख देख करके अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनके लिए, है ना, कि जो यूथ जो होता है, यंग एज जो होती है, टीनेजर जो एज होती है, यंग ब्लड होता है, वो रूम के अंदर घर के अंदर पड़े पड़े अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं होता, बल्कि वो तूफानी एज होती है जिसको जो है जब चाइल्ड पैडागोजी की स्टडी करते हैं और टीनेज की जिसमें स्टडी करते हैं, तो उसमें आप साइकोलॉजी में जब स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि टीनेजर की एज को स्टॉर्मी एज भी कहा जाता है, तूफानी एज कहा जाता है। ठीक है, तो
उस एज में एक पर्सन है, हैदराबाद की वो व्यक्ति है, वो टीनेजर है, नाम आपको बताना है, हैज बिकम द यंगेस्ट इंडियन। क्या क्या? यंगेस्ट इंडियन, सबसे कम उम्र का इंडियन बन चुके हैं वो, और द सेकंड यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में कि इंडिया के फर्स्ट यंगेस्ट और वर्ल्ड में सेकंड यंगेस्ट पर्सन बन चुके हैं टू कंप्लीट द लेजेंडरी 7 समिट्स चैलेंज। 7 समिट्स का जो चैलेंज होता है उसको इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। ये 7 समिट्स का चैलेंज क्या है? आप सबको पता होगा कि वर्ल्ड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और एवरी कॉन्टिनेंट की अपनी एक जो हाईएस्ट पीक माउंटेन पीक होती है, हाईएस्ट माउंटेन पीक। ठीक है, तो ऐसे करके अगर हम कहें तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट हो गए और 7 आपकी माउंटेन पीक हो गई। तो वर्ल्ड की जो टॉप 7 माउंटेन पीक हैं, ठीक है, उनको उन पर विक्ट्री अचीव कर लेना, वहां पर उसको जाकर के पहुंच जाना। ठीक है, माउंटेनियरिंग कर लेना, माउंटेन की क्लाइंबिंग कर लेना। तो ये जो पर्सन है इनका नाम है विश्वनाथ कार्तिकेय। इस पर्सन ने जो है, ये जो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में आएगा इनका नाम आएगा। तो वर्ल्ड की जो 7 हाईएस्ट पीक्स हैं उन सब पर ये चढ़ चुके हैं, सब पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? नाम है इनका विश्वनाथ कार्तिकेय। ठीक है, तो वर्ल्ड में इन्होंने उन सारी की सारी पीक्स को क्लाइंब कर लिया है और ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब ये जो कौन कौन सी पीक है, तो मुझे लगा कि आपको इन पीक्स को भी एक बार दिखा दूं, बिकॉज जब भी वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात आती है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी की जब भी बात आती है और उसमें बेसिक से क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं तो होता है ना कि फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन अमेरिका, ऐसा कुछ आता है। तो माउंटेन पीक्स भी उसमें क्वेश्चन में आती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं भाई कि अपने एशिया में चलते हैं। तो एशिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है आपकी? वो है माउंट एवरेस्ट। एशिया के बगल में आपका है यूरोप, तो यूरोप की हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एल्ब्रस, है ना, माउंट एल्ब्रस। उसके साथ हम अगर अफ्रीका में देखेंगे तो वो है आपकी माउंट किलिमंजारो। मीन्स आप याद कर लो कि एवरी कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सी है। फिर अगर हम साउथ अमेरिका जाएंगे तो वहां पे हमको मिलेगी माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ। फिर आपकी है नॉर्थ अमेरिका में माउंट देनाली। ठीक है, कई बार इसको माइकल ली भी बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प साहब इसको चेंज करने की बात कर रहे हैं। फिर हम चलते हैं साउथ पोल का जो हमारा कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है अंटार्कटिका, वहां की हाईएस्ट पीक है माउंट विंसन। ठीक है, और एक हमारे पास में जो कॉन्टिनेंट है वो बच गया, उसका नाम है आपका माउंट कोसिस्को। ठीक है, माउंट कोसिस्को। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट और 7 कॉन्टिनेंट में एवरी कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट पीक है वो आपको याद हो जानी चाहिए। आपकी एशिया में माउंट एवरेस्ट है, यूरोप में आपकी माउंट एल्ब्रस है, आपकी अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो है, आपका जो है उसमें ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोसिस्को है, और साउथ पोल का जो हमारा कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, उसकी माउंट विंसन। साउथ अमेरिका की है माउंट एकांकागा और नॉर्थ अमेरिका की है वो है देनाली, इसको माइकल ली भी बोलते हैं कई बार। सो आई होप आपने इस चीज को नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप इसको पॉज करके नोट कर लें। फिर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक क्वेश्चन और है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस कंपाइल द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। रिसेंटली इसका डेटा अभी आया है और इसका डेटा ये कह रहा है कि लास्ट 8 मंथ में अगर हम देखें तो इंडिया का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो काफी कम हुआ है। तो उसकी वजह से ये न्यूज में रहेगा और जब भी ऐसे इश्यूज आते हैं तो काफी चर्चा उन पर होती है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की अगर आप बात करोगे तो ये आपका रिलीज करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ इसको रिलीज करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ से और भी थोड़ा सा इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में कई बार क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, वो आपको एक दो पॉइंट में यहाँ पे बता देता हूँ। जब भी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात होती है, एक पूरी इंडेक्स होती है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज का इसमें रखा जाता है।
अब यहाँ से बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया की इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन इंडेक्स है ना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, कौन कौन सी इंडस्ट्री है जो मेजर रोल प्ले करती है। तो ये हमारी 8 इंडस्ट्री है, इनको 8 कोर इंडस्ट्रीज कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। एक तो कोल हो गया भाई, इलेक्ट्रिसिटी जितनी अभी तक इंडिया में बन रही है मेजर रोल अभी कोल प्ले कर रहा है। क्रूड ऑयल है, कोयल ये नहीं होगा तो फिर मीन्स कुछ है ही नहीं, फिर जो आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है। नेचुरल गैस है आपकी, फिर उसके बाद में रिफाइनरी के प्रोडक्ट्स हैं, बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं, चाहे वो आपके फिर पेट्रोलियम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, आपकी वैसलीन वगैरह हो गया, चारकोल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, एटीएफ हो गया, एयर टरबाइन फ्यूल, केरोसिन वगैरह सब। फर्टिलाइजर्स हो गए, मींस अगर एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स की कमी होगी तो फिर प्रोडक्शन नहीं होगा और फूड ग्रेन वगैरह की जो फूड की प्रोडक्ट्स की प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट है आपका स्टील, है ना। स्टील की अगर हम बात करें तो बड़ा रोल प्ले करता है भाई। फिर उसके बाद में है सीमेंट, सीमेंट बड़ा रोल प्ले करता है बिकॉज जिसके बिना कोई कंस्ट्रक्शन को आप इमेजिन नहीं कर सकते मॉडर्न एज में। इलेक्ट्रिसिटी ये भी कोर इंडस्ट्री में आएगी ही आएगी, क्योंकि आज जो कुछ भी अभी हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप बैठ करके मोबाइल पर देख रहे हैं, वो सब के पीछे इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये टोटल क्या है, कोर इंडस्ट्रीज हैं, तो इनको आपको याद रखना है। इनका वेटेज 40% है। अब देखो इंडिया में बहुत सारी जो है इंडस्ट्रीज होंगी, कोई ये 8 तो नहीं होंगी, हो सकता है उसमें 80 इंडस्ट्री हो, है ना, 100 हो, लेकिन उनमें से ये जो 8 हैं उनका 40% रोल है, बाकी बची हुई का जो रोल है वो 60% है। तो इनका कितना बड़ा रोल है ये आप देख सकते हैं। तो जब भी इन 8 कोर इंडस्ट्री में कोई इन्फ्लेशन आता है, डाउनफॉल आता है, डिमांड कम होती है, इनका प्रोडक्शन कम होता है, इनमें रिसेशन आता है, कुछ भी आता है, तो बाकी की जो अदर इंडस्ट्रीज हैं हमेशा उन पर इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो क्रूड ऑयल के प्राइस या जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के प्राइस, मान लो डीजल पेट्रोल वगैरह, इसके प्राइस अगर बढ़ गए तो उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन वाले लोग हैं, चाहे वो आपको ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन हो या गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो, सबकी कॉस्ट वो इंक्रीज कर देते हैं। तो जो चीजें मान लो ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद जब प्राइस नहीं बढ़े थे तब हो सकता है वो 100 रुपए की थी, अब वो ट्रांसपोर्टर उसमें कॉस्ट ऐड कर देगा तो वो चीज 110 की हो जाएगी। तो जो शॉपकीपर है, रिटेलर है, वो उसमें और अपने 10 रुपए ऐड कर देगा। तो ऐसे इन्फ्लेशन भी होता है, महंगाई भी ऐसे ही बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये बार बार ऐसी घटना होती नहीं है और ये कभी कभी होने वाली इवेंट्स हैं, इसलिए न्यूज में जब होती है तो एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। नाम है इसका मैडन जूलियन ऑसिलेशन, ठीक है, MJO। ये अभी काफी टाइम से न्यूज में है। तो ये किस चीज से रिलेटेड है, क्या कोई ये सैटेलाइट है, कोई स्पेस मिशन है, मॉनसून और रेनफॉल से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट है, या कोई कॉन्सेप्ट है जो न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह में यूज होता है? नहीं, ये बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट का जो है रिलेशन है मॉनसून एंड रेनफॉल से, ठीक है। तो मैडन जूलियन ऑसिलेशन कहाँ पर है ये, मींस जो पूरा हम अगर कहें कि जितने भी ओशियन अर्थ इनकी जो कनेक्टिविटी है, इसको मैं शॉर्ट में अगर बताऊं तो पूरी अर्थ के चारों ओर एक सर्कुलेशन में घूमता रहता है इक्वेटर के आसपास वाले रीजन में। मींस अगर ऐसे ये आपकी अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है, तो ये अर्थ का ऐसे करके चक्कर लगाता रहता है ऐसे, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा होगा जब ये यहाँ पर होगा नॉर्थ वाले हेमिस्फीयर में, ठीक है। मान लीजिए मैं अगर ऐसे कहूँ इसको कि एक टाइम ऐसा होगा जब ये यहाँ पर होगा, तो यहाँ पे नहीं होगा इसके बैक साइड में। तो जब ये यहाँ पर होगा तो इसके इम्पैक्ट उसी हेमिस्फीयर में, उसी साइड में होंगे। तो अभी ये जो MJO है ये कहाँ पर है, अभी उस साइड में है जिसमें हमारा इंडिया वगैरह वाला रीजन आता है, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन वगैरह आता है। तो उसकी वजह से हुआ क्या है, उसकी वजह से ये हुआ है कि जो मॉनसून थोड़ा सा लेट आता था पहले केरला में, बिकॉज आपको ये पता होगा कि मॉनसून जो इंडिया में आता है वो सबसे पहले कहाँ पे आता है, वो आता है आपका केरला की कोस्ट पर। और इसकी वजह से, किसकी वजह से, MJO, इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है वो जल्दी आ गया है केरला में।
तो यह केरला में अगर जल्दी आ गया है तो इंडिया के अदर पार्ट्स में भी जल्दी पहुंचेगा, तो रेनफॉल बहुत जल्दी जल्दी आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसकी वजह से कौन सा मानसून है ये? साउथ वेस्ट मानसून। मीन्स ये आपका इंडिया इस साइड से आने वाली जो मानसून विंड्स हैं, इसी को हम बोल देते हैं साउथ वेस्ट मानसून। क्योंकि किस डायरेक्शन से आ रही है ये? साउथ और वेस्ट की डायरेक्शन से आ रही है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस मानसून एज अ साउथ वेस्ट मानसून। और यही मानसून जब वापस लौट के आता है ऐसे, है ना, विंटर वाले टाइम पे, तो इसी मानसून को हम बोल देते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। बिकॉज कौन सी डायरेक्शन से आ रहा है ये? नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है। इसी को हम कई बार रिटर्निंग मानसून भी बोल देते हैं, रिट्रीटिंग मानसून भी बोल देते हैं, जो कि फिर इस साइड में रेनफॉल करता हुआ आता है। सो आई होप कि ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है, बार बार रिपीट होते रहते, आपको ये पता होने चाहिए। सो गाइज, this was for all today, and we will meet again in another session with other topics. So तब तक के लिए bye bye, take care, thank you very much.